तो ये सब चीजें फिर उनमें से आधी बातें तो भूल ही जाते हैं। लेकिन अब जो आपका यहाँ पर नाड़ी नक्षत्र, यहाँ नाड़ी नक्षत्र से जो आपका पीछे होने जा रहा है, यहाँ पर सबसे मजे की बात क्या है कि आपको जन्म कुंडली देखनी ही, ना ही डिग्रियां देखनी, ना ही ऊंच नीच देखना, ना ही वक्री देखना, कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट प्रेडिक्शन करनी है। वो जितने भी जिम्मेदार हैं, उन सभी जिम्मेदारों से आप दूर हो जाए। ये सब नाड़ी नक्षत्र का है। इसी चीज पे पिछले 14-15 साल से मैं काम कर रहा हूँ। पिछले काफी टाइम से क्लास नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उस टाइम से क्लासें लेनी बंद कर दी थी, और मेरे स्टूडेंट्स हैं वही देते हैं क्लास अब। तो आचार्य कीर्तन जी ने, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे सभी गुरु शिष्य परंपरा के लोग हैं, कुछ उनको नया सीखने को मिलेगा, इसलिए एक क्लास अलग से लगाई गई। तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी तो आप सभी को आती ही है। आप अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट करके मत बैठिए। ऐसा लगेगा यस मैं ही सर। ऐसा लगेगा मैं अकेला ही बोलने जा रहा हूँ। नहीं गुरु जी, आप बहुत यस बढ़िया सर। बोल रहे हैं, अकेले बोलते रहिए। नहीं सर, सुन रहे हैं सर, हम लोग सुन रहे हैं आप जो बोल रहे हैं वो। जी जी, तो सुन ध्यान लो, से मैं सुन अकेला रहे, बोलता कोई बोलता मतलब बोलूंगा। जी 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 अच्छा। तो बेसिक आप सभी लोगों को आता ही होगा, हमें सिर्फ यस बेसिक सर। है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बेसिक के अंदर क्या कि आपके 12 भाव हमारे जीवन में क्या क्या फल देते हैं, 9 ग्रह और 12 राशि, सिर्फ इन 3 चीजों का बेसिक हमें पता होना चाहिए, इतना बहुत है। आगे तो आप लोगों ने के पास सॉफ्टवेयर चलते हैं, ये लड़ाई झगड़ा वाला घर जो है ना, वो बंद तो है। सबको पहले तो आपकी आवाज ही बहुत मुश्किल से सुनने को आ रही है, आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है, आप दूर करवाइए। त्रिपाठी जी आपको आवाज नहीं आ रही है? हंसराज जी आपको आवाज आ रही है? सर क्लियर है, मैं भी मुंबई से हूँ, क्लियर है सर। मुंबई से ही किसी किसी लैपटॉप में कम आवाज आती है। ईयरफोन यूज कीजिए। आप ईयरफोन यूज करिए, इसलिए आपको आवाज नहीं दे रही। नहीं, मैं ये कह रहा, बाकी लोग थोड़ा म्यूट रखेंगे तो दूसरी आवाजें नहीं आएंगी। अरे त्रिपाठी कुंबे में है ना, बर्तन पटकते रहना चाहिए, तभी पता लगा बसे हुए लोग हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे नाड़ी नक्षत्र से आपको सीखने को मिलेगा। अभी तक आप वैदिक के अंदर जो करते आए हैं, वो यहाँ पर वैदिक से रिलेटेड 1% भी हम यूज नहीं करेंगे। ये टोटल एडवांस सिस्टम है। आप सिंपल ये समझ लीजिए कि वैदिक के अंदर आप कुंडली के अंदर एक प्लैनेट को देख करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लैनेट का नक्षत्र और उसका उप नक्षत्र, उन तीनों को मिला के प्रेडिक्शन होती है जो एक्यूरेट। तो आप सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कि किस तरह की ये सब चीजें होती है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। उसके अंदर किसको क्या बोलते हैं। और इस तरह का हमारा ये चार्ट होता है। सभी को दिखाई दे रहा है? जी सर।
अभी तक हम लोग इस लगन चार्ट को देख के ही प्रिडिक्शन करते आए हैं। अब एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपका टोटल परिवर्तन हो जाएगा, इस लगन चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है। अब जो ये नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबरों के अकॉर्डिंग ही प्रिडिक्शन आप लोग करेंगे। इन नंबरों को आप बोलते हैं कोऑर्डिनेटर। ये कोऑर्डिनेटर कैसे तैयार होते हैं? सबसे पहले तो ये विषय है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेटर कैसे तैयार होते हैं, तभी आगे जाकर आपको बहुत हेल्प होगी इनसे। देखिए, ये लगन चार्ट है और ये निर्णय भाव चलित चार्ट। ऊपर वाला लगन चार्ट है, नीचे वाला निर्णय भाव चलित चार्ट है। ये हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं वो निर्णय भाव चलित के अकॉर्डिंग बनते हैं। हमें बिल्कुल भी उस चीज में दिमाग नहीं लगाना, माथापच्ची बिल्कुल नहीं करनी, जो दिख रहा है वही बोलना है। जैसे सूर्य की राशि क्या है? सिंह राशि, यानी कि नंबर 5। अब हम देखेंगे कि निर्णय भाव चलित के अंदर सिंह राशि कहां पर है। अगर किसी को दिख रही है तो सिंह राशि बताइए कहां पर है? तीसरे भाव में। तीसरे भाव में। और खुद सूर्य कहां पर है? 7 में। तो अब हम सूर्य को लिखेंगे 3 और 7। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 3 और 7। हमारे लिए ये भी परिभाषा 3 और 7 है बस। उसके बाद हम आते हैं चंद्रमा पे। अब चंद्रमा की राशि है करक। करक राशि कहां पर है? पहले भाव में। हाँ जी, आय भाव में, पहले और भाव, दूसरे। पहले और द्वितीय भाव। हाँ, पहले और दूसरे। पहले और दूसरे में। और खुद चंद्रमा कहां पर है? द्वितीय भाव में। हाँ, खुद चंद्रमा कहां पर है? अष्टम में। तो हम चंद्रमा को बोलेंगे 1 2 8। चंद्रमा को हम बोलेंगे 1 2 8 जी। उसके बाद आते हैं मंगल पे। मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। अब देखिए मेष और वृश्चिक कहां पर है? सर एक 11वें भाव में है और 8वां नहीं। 8वां है नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। तो ही हमें उस चीज पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कहां गया। अब मंगल खुद कहां पर बैठा है? मंगल खुद चौथे भाव में। तो मंगल को हम बोल देंगे 4 और 11। उसके बाद आते हैं जुपिटर पे, बृहस्पति। हाँ जी, क्या नहीं दिखाई दे रहा? पर कुंडली नहीं दिखाई दे रही, आवाज कट रही है। शायद आपका स्क्रीन इधर उधर आपने हिलाए होंगे इसलिए। हाँ अब आया। अब आ गया। अब देखिए बृहस्पति की 2 राशियां हैं। हाँ आ गया। मीन। अब देखिए धनु और मीन कहां पर है? जी, धनु मीन। जी, धनु 6वें और मीन 10वें। एक तो 10वें भाव में मीन है, एक 10वें भाव में है और दूसरी छठे में। छठे में। और खुद जुपिटर कहां बैठा है? छठे में। तो जुपिटर को हम बोल देंगे 9 और 6 और 10। ये हमने यहाँ पे लिख दिया 6 और 10, राइट। अब शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। उनको देखेंगे कहां पर है? सर मकर 7वें और 8वें भाव में और कुंभ 9वें भाव में। 9वें भाव में। और खुद शनि कहां पर है? चौथे में बैठा है। तो शनि को हम बोल देंगे शनि 4 चौथे 7 8 9। 4 7 9 है। उसके बाद हम आते हैं बुध पे। बुध की भी 2 राशियां हैं, कन्या और आपकी सॉरी मिथुन और कन्या। मिथुन और कन्या को देखेंगे कहां पर है? सर मिथुन 12वें भाव में और कन्या चौथे भाव में। हाँ, और खुद मरकरी है 6ठे भाव में।
छठे भाव में मरकरी। हाँ जी। तो बुध को हम लिखेंगे 4, 6, 12। जी अब सर। हमारे जो ये प्लेनेट है इसकी परिभाषा हमारे सामने ये नंबरों में आ गई। इसके बाद वीनस, वीनस की 2 राशियां हैं, वृष और तुला। अब उनको देखेंगे कहाँ पर है। तुला 5वें भाव में और वृषभ नहीं। वृषभ नहीं है। और खुद वीनस कहाँ पर है? छठे भाव में। छठे भाव। तो वीनस को हम बोल देंगे 5 और 6। जी सर। अब हमारे बचे 2 प्लैनेट, राहु और केतु। राहु और केतु जैसा कि आप लोगों को अभी तक पता ही है, पढ़ा भी है आप लोगों ने, सबसे ज्यादा दिमाग भी राहु केतु के ऊपर ही लगाया होगा कि बड़े ही विचित्र मायावी ग्रह हैं, जी सर। छाया ग्रह हैं, सारे उल्टे सीधे कर्म ही के हवाले। क्यों? वाई? राहु और केतु, राहु और केतु ना तो कोई ग्रह है, ना ही उनका कोई स्थान है, ना ही ये पिंड है, सभी ये विचित्र हैं क्योंकि इनका कोई वजूद नहीं है। ये मिक्स ब्रीड है। कई ग्रहों की पावर मिक्स होकर राहु और केतु को हम देखते हैं। राहु और केतु को देखने के लिए हम देखेंगे लगन चार्ट के अंदर। लगन चार्ट के अंदर राहु कहां पर विराजमान है? अब देखिए लगन चार्ट, लगन चार्ट में राहु कहां है? खाना नंबर 11, राइट। अब राहु जिसकी राशि में बैठा है, जिस प्लेनेट की राशि में, किसकी राशि में बैठा है? शुक्र की। शुक्र की। शुक्र, तो एक शुक्र तो के। शुक्र के जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, जितनी पावर है, वो राहु की होगी। उसके बाद राहु के ऊपर दृष्टि किसकी पड़ रही है वो देखो। राहु के ऊपर दृष्टि किसकी है? केतु की पड़ रही है सर। मैडम राहु केतु की आपस की दृष्टि नहीं होती अदर प्लैनेट। सर किसी के नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? सर मंगल की है फिर। मंगल, मंगल की 8वीं। हाँ सर। 8वीं दृष्टि मंगल की है राहु के ऊपर। हाँ सर। हाँ सर। वीनस प्लस मंगल, इन दोनों की जो पावर है वो राहु ने ली। अच्छा जी सर। ओके। अब देखेंगे राहु की प्लेसमेंट। राहु की प्लेसमेंट के लिए हम आएंगे निर्जन भाव से। चली चार्ट के अंदर राहु कहां बैठा है? खाना नंबर 11। तो हमारे वीनस के 5, 6, मंगल के 4, 11 और प्लस में 11 मिलकर हमारे बने 4, 5, 6, 11। राहु केतु के कोऑर्डिनेटर बनाते हुए विशेष ध्यान रखना, ये आपको बहुत काम आएंगे आने वाले समय। बहुत चीजें डिपेंड करती हैं राहु और केतु के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं केतु को। केतु देखेंगे, केतु किसकी राशि में बैठा है? मंगल की। मंगल की। तो मंगल के कोऑर्डिनेटर हो गए केतु के। अब केतु के ऊपर दृष्टि किसकी है? किसी की नहीं पड़ रही गुरुजी। सर राहु की दृष्टि है। राहु की आपस में दृष्टि दृष्टि। नहीं है। केतु के ऊपर राहु की दृष्टि है। अब नहीं किसी की दृष्टि पड़ रही तो चली चार्ट के अंदर देखेंगे केतु कहां पर विराजमान। खाना नंबर 5। 5 में शुक्र की राशि में। शुक्र नहीं देखना वहां पे, हमने सिर्फ खाना नंबर देखा। खाना नंबर 5 प्लेसमेंट देखेंगे। निर्णय भाव भाव चलित में राशि से कोई लेना देना नहीं है, भाव से मात्र। वहां सिर्फ खाना नंबर कितने में है उसकी प्लेसमेंट। जी। तो मंगल के 4 और 11 और केतु खुद बैठा है खाना नंबर 5 में। तो केतु के बन गए 4, 5, 11। क्लियर? जी। किसी का कोई क्वेश्चन?
सर ये केतु का 4, 5, 11 जो बना ना, 5 नंबर तो उसमें गए भाव चलित में, और 4 और 11 कैसे बना सर? 4 और 11 मंगल का, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर, हाँ। मंगल में भी तो था ना। यस सर, यस सर, यस सर। पंडित जी म्यूट कीजिए, म्यूट अनम्यूट कीजिए, उनको कुछ बात करना है, अनम्यूट हेलो। करके बात करना। जी गुरु जी, ये चार चार तो मंगल का समझ में आ गया, लेकिन 11 वाला समझ में नहीं आया। 11 वाला समझ में नहीं आया। जी, राहु का कोऑर्डिनेशन भी समझ में नहीं आया मुझे, जो आपने बताया। अभी राहु का और केतु का। जी देखिए, राहु लगन चार्ट के अंदर देखिए, राहु किस राशि के साथ, जी। किस राशि के भाव में बैठे। खाना नंबर शुक्र, 11, वृषभ राशि। वृषभ राशि। वृषभ राशि के कोऑर्डिनेटर हमारे क्या थे? 5 और 6। वृषभ राशि 5 और 6। विनस से शुक्र के। विनस छठे भाव में विनस। हाँ हाँ, तो उसका 6 आ गया, ऐसा है क्या? हाँ। तो फिर 5 कैसे आए? चलित चार्ट के अंदर वो राशि कहाँ बैठती है और वो ग्रह कहाँ बैठते हैं। वीनस की कौन कौन सी राशियां हैं? विनस की वृषभ और तुला। वृषभ और तुला। 2, 7, 2, 7। अब इस चलित चार्ट के अंदर देखिए 2 और 7 कहाँ लिखा हुआ है? जी, 2 लिखा हुआ है 12वें भाव में। 12वें भाव में 2 है, आपको दिख रहा है? 3 लिखा हुआ है, यहाँ 2 है ही नहीं है। 2 है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए 12 के बाद 1 और फिर 2 आएगा। पंडित जी, आप सिर्फ सामने देखिए क्या लिखा हुआ है। नहीं तो 4 2 बार लिखा हुआ है ना गुरुजी इसमें। गुरुजी हम निर्णय भाव में अभी बात हम कर रहे हैं वृषभ और तुला राशि की। 2 और 7, 2 और 7 कहाँ लिखा हुआ है? कितने नंबर का? 2 लिखा हुआ है नहीं। हाँ जी, 2 लिखा हुआ नहीं है निर्णय भाव में। ठीक है। 7 कहाँ पर है? 7 5वें भाव में। 5वें भाव में। और खुद वीनस कहाँ बैठा है? विनस छठे भाव में। तो वीनस को हम बोल देंगे 5 और 6। अच्छा, अब आते हैं राहु के ऊपर। राहु लगन चार्ट के अंदर कहाँ बैठा है? वीनस के भाव। खाना नंबर 11, वीनस की राशि। 11। तो वीनस के कोऑर्डिनेटर राहु के हुए। हाँ, अब राहु के ऊपर दृष्टि किसकी है वो देखिए। मंगल की। मंगल के कोऑर्डिनेटर हमारे थे 4 और 11। 4 और 11। अच्छा, 5 6 प्लस 4 11। अब राहु की खुद प्लेसमेंट देखिए चलित चार्ट के अंदर कहाँ है? 11वें भाव में। 11वें भाव में प्लस 11। तो हमारे मिलके बन गए 4 5 6 11। अच्छा, आया गड़बड़ घोटाला समझ? जी। राहु और केतु को जिंदगी के अंदर एस्ट्रोलॉजी के अंदर सिर्फ 2 ही प्लेनेट को समझना है, राहु और केतु। इनको समझ गए तो ये समझो कि 80% एस्ट्रोलॉजी समझ गए। यही समझ नहीं आते लोगों के, सब आ जाते हैं बाकी साथ के साथ, तो 2 ही समझ नहीं आते। चलिए जी। अब केतु का पूछूं मैं आपसे। जी, केतु कहाँ है? केतु 5वें भाव में। 5वें भाव में। किस राशि में? वृश्चिक, मंगल की राशि में। हाँ जी, मंगल की राशि में। मंगल के कोऑर्डिनेटर क्या हुए? 4। 4 कैसे हुआ? चौथे भाव में। चौथे भाव में। और मंगल की 2 राशियां वो कहाँ है? पहली 10वें भाव में। हाँ, दूसरी 8वें भाव में। पंडित जी ये सब आपने चलित चार्ट के अंदर देखना है, लगन चार्ट के अंदर नहीं। इतनी देर से सो रहे थे क्या? सारी रात रामायण सुनाई, सुबह उठ के पूछ रहे हैं सीता कौन था? जी।
मेष राशि 11वें भाव में है और हाँ। वृश्चिक राशि हाँ। 6ठे भाव में। छठे भाव में दिखी आपको? वह वृश्चिक राशि है ही नहीं है, देख लो। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। किसमें आप कष्ट कर रहे हो, पहले तो देख लो कि अच्छी तरह से है कि नहीं है राशि। तो इसमें आप 2 मिनट चुप रहिए। अजय जी, वृश्चिक राशि जी। कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही, पर ये 4 डबल दिख रहा है, इसलिए मैंने इसका वो लगाया। अजय जी, आपको 4 डबल दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 2 पैग लगाए हुए हैं। ये 4 2 बार दिखे हुए हैं। जी। ओके। हेलो, ध्यान से देखिए अच्छी तरह से। हेलो। जी गुरु जी। एक मिनट। हाँ जी सर, जी। हेलो। तो मिली आपको मंगल की राशियां? नहीं, वृश्चिक राशि नहीं मिली, मेष मिल गई है। अजय जी, मैंने शुरू में ही कही थी कि दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, जो सामने दिख रहा है वही बोलना है जी। तो मंगल की क्या होगी? मंगल खुद बैठा है 4 में, इसकी एक राशि है 11 में, तो मंगल को हम बोल देंगे 4 और 11। आवाज। मंगल को हम बोल देंगे 4 और 11। जी गुरु जी। 11 जी। समझ आया? जी। अब केतु की प्लेसमेंट देखते हैं। केतु कहाँ बैठा है चलित चार्ट में? पंचम भाव में। चलित चार्ट में 5वें भाव में। 5वें भाव में। तो केतु को हम क्या बोलेंगे? 4 5 4 5 11। 4 5 11। राइट, समझ आया? जी। आगे चले। जी। और का कोई क्वेश्चन? गुरुदेव ये बताइए, जो वैदिक में हम चलित कुंडली बनाते हैं और ये निर्णय भाव चलित कुंडली, इन दोनों में क्या अंतर है? क्यों इतने ग्रह आगे पीछे हो जाते हैं? पांडे जी, हिस्ट्री मत फेरो, बड़ी लंबी कहानी चली जाएगी। उसके लिए मुझे आपको सारा बेसिक समझाना पड़ेगा। बस मोटा मोटा ये समझ लो कि पर्दे के आगे की फिल्म है आपकी लगन कुंडली, और वो फिल्म कैसे डायरेक्ट हुई है वो है लीजन भाव चलित। तो कोई और क्वेश्चन किसी का? कोऑर्डिनेटर किसी को नहीं समझ आए हो? अगर फिर भी कोई किसी को नहीं समझ आए तो ग्रुप के अंदर इसकी वीडियो भी डली हुई है कि कोऑर्डिनेटर कैसे तैयार किए जाते हैं। वहां पर 1-2 बार आप लोग स्टडी करोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपको बेसिक तो आता है अजय जी? जी। चलिए, अब हम ये हमारे से कोऑर्डिनेटर कैसे तैयार किए जाते हैं। कोऑर्डिनेटर हमारे तैयार हो गए। अब इसके बाद हमारे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के 2-3 छोटे-छोटे रूल है, नियम, वो विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। उनको दिमाग में रखेंगे तभी प्रेडिक्शन कर पाओगे। जहां उनको भूल गए वहीं रास्ता भटक गए। बड़े सिंपल से हैं। आप ये समझ लीजिए कि पूरी एस्ट्रोलॉजी का सार आपको 30-32 घंटे में जो मिल रहा है, तो कितनी बड़ी एस्ट्रोलॉजी होगी। इसलिए बड़े छोटे से रूल हैं, उनको हर वक्त जब भी प्रेडिक्शन करोगे वो आपके माइंड के अंदर होने। जहां आप रूल को इग्नोर किया वहीं आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। फर्स्ट रूल है, किसी भी भाव को उसका 12वां भाव डिस्ट्रॉय करेगा। मतलब किसी भी भाव को, जैसे खाना नंबर 1 है, उसका 12वां हो गया 12। 1 और 12 जब इकट्ठे हो जाएंगे तो खाना नंबर 1 क्या है? सेल्फ, खुद इंसान, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका डिस्ट्रॉय होगा, मतलब उसकी हानि होगी। जैसे 6 और 7,
7 का 12वां, 7 का 12वां 6। माइक खोल लीजिए अजय जी, सेव नाड़ नाड़ मत लाइए, आपको इसका आपको है। बोलो 7 का 12वां 6। 6 और 7 जब भी इकट्ठे हो जाएंगे वैवाहिक जीवन के अंदर भूचाल आ जाएगा, क्योंकि 7 का 12वां 6 है तो 7 को डिस्ट्रॉय करेगा, हानि पहुंचाएगा छठा घर। ठीक है, नियम नंबर 1 बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद नियम नंबर 2 सबलोड। अब इसके अंदर सबलोड क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, जिसको बोलते हैं उपनक्षत्र। देखिए जैसे ये हमारा चंद्रमा है, सभी को दिख रहा है जी चंद्रमा का नक्षत्र हुआ हमारा मंगल। जी सर। और उपनक्षत्र हुआ हमारा खुद चंद्रमा। उपनक्षत्र क्या, देखिए नक्षत्र जो होता है, नक्षत्र तो आप लोगों को पता ही है, किसी कोई ग्रह किस नक्षत्र में डिग्री वाइज होता है। उस नक्षत्र को 9 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और जो वो डिग्री है उस प्लेनेट की वो परफेक्ट जहां पर भी आ जाती है उसको उपनक्षत्र बोलते हैं। जी सर। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी सर, समझा सर। अजय जी समझ आया? जी यस सर, यस सर, प्लेनेट, यस सर, नक्षत्र, उपनक्षत्र। यस सर। जी तो अब यहाँ पे देखिए, अभी तक हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं हम समझते आए हैं कि जो प्लेनेट है वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब नियम यहाँ पे उल्ट गया, उपनक्षत्र स्ट्रॉन्ग है नक्षत्र से और नक्षत्र स्ट्रॉन्ग है प्लेनेट से। अजय जी समझ नहीं आया? जी गुरु समझ आ गया? जी अभी नहीं तक नहीं देखो, आया। नक्षत्र का चार्ट था, वो चार्ट में एक बार समझा दीजिए। देखिए आपको यह तो पता है कि कोई भी ग्रह किसी नक्षत्र के अंदर है डिग्री वाइज, जी ये तो पता ही है। उस नक्षत्र जी को हम 9 पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तो उसमें से जो जी एक पार्ट जिस प्लेनेट के ऊपर हमारा वो डिग्री परफेक्ट पहुंचती है उसको बोलते हैं उपनक्षत्र। जी अब देखिए यहाँ पे रूल चेंज हो गया। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि जो प्लेनेट हम देख रहे हैं, मान लो सप्तम भाव का स्वामी देख रहे हैं तो उसी को सर्वा समझते हैं, लेकिन अब यहाँ पे प्रेडिक्शन हमारी चेंज होगी। अब यहाँ पे उस प्लेनेट का जो उपनक्षत्र है वैल्यू उसकी है, प्लेनेट की वैल्यू नंबर 3 पे चली गई। अच्छा उपनक्षत्र, ये जो उपनक्षत्र है ये चंद्रमा का उपनक्षत्र है चंद्रमा। ये उपनक्षत्र स्ट्रॉन्ग है नक्षत्र से, नक्षत्र स्ट्रॉन्ग है प्लेनेट से, यानी प्लेनेट की वैल्यू खत्म होगी। यहाँ पे वैल्यू उपनक्षत्र की बन गई। किसी भी इवेंट अगर उपनक्षत्र एग्री है तभी उस महादशा के अंदर हमारा काम होगा। अगर उपनक्षत्र ने ना कर दी ये काम नहीं होगा तो हम उस प्लेनेट की उस महादशा के अंदर हमारा वो काम नहीं होगा। जी समझ आई? जी गुरु जी। भरत जी को समझ नहीं आई, हंस रहे हैं। देखो जितने जो चीज पूछनी है आप 1 बार 2 बार 10 बार पूछिए। ये नहीं कि हम यहाँ से निकल के पहुंच के चैप्टर 4 पे और फिर आप कहो कि वो उपनक्षत्र क्या था। आपको समय मिलेगा, आज की क्लास के बाद कल को क्लास है, कल को फिर समय मिलेगा, आप कल से दोबारा पूछ सकते हैं। जी हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? उपनक्षत्र मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है नक्षत्र से, और नक्षत्र स्ट्रॉन्ग है प्लेनेट से। ये हमारा रूल नंबर 2 है।
उपनक्षत्र की उपनक्षत्र कैसे कैसे जानेंगे? नक्षत्र से उपनक्षत्र को कैसे जानेंगे? हाँ, अब देखिए उसके दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 तो क्या है कि जो डिग्रियां होती है इन डिग्रियों को डिवाइड करके चार्ट हमारे पास होता है। मैनुअल अगर आपने जाना है तो उससे जानेंगे। एक्सक्यूज मी सर। मैनुअल जी सर पहले सबके जरा माइक आप म्यूट करवा दीजिए, बीच में बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, तो पढ़ने का कुछ मजा नहीं आ रहा फिर। भाई कौन है? आवाज किसकी आ रही है सबसे ज्यादा? पूछना, उसके बाद म्यूट करें, फिर प्रश्न करें तो क्लियर सुनाई देगा सभी को। तो अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ उपनक्षत्र कैसे निकालते हैं। ये गाने किसके चले हुए हैं पीछे बैकएंड में? अब देखिए ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा की डिग्री है 6, 24, 34, दिखाई दे रहा है? जी आचार्य जी, दिखाई दे रहा है। चंद्रमा है धनिष्ठा नक्षत्र में, जी यानी मंगल के नक्षत्र में। ये तो हमारा हो गया नक्षत्र। अब इस धनिष्ठा नक्षत्र को 9 पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें से हमारी ये 6, 24, 34 जो डिग्री है वो कहां पर परफेक्ट बैठती है? वो बैठती है चंद्रमा पे। जी उसको बोलते हैं हम उपनक्षत्र। अब इसकी मैनुअल अगर आपने निकालना है तो मैनुअल की सारणी आती है कुछ किताबों के अंदर, वहां से आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैनुअली कभी निकाल नहीं पाएंगे। तभी ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को दिया है। सॉफ्टवेयर लेंगे, उसके अंदर डिटेल डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके देगा। अब समझ आया सभी को कि मैं क्यों बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप लोग सिर्फ एक लगन कुंडली के ऊपर ही सारा काम कर देते हैं, लेकिन वो कितना परफेक्ट होता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यहाँ पर बहुत डीप कैलकुलेशन होती है, वो मैनुअली नहीं हो पाती। तो ये हमारा उपनक्षत्र, हमारा फर्स्ट रूल था कि किसी भी भाव को उसका 12वां भाव डिस्ट्रॉय करेगा। सेकंड रूल हमारा उपनक्षत्र स्ट्रोंगर देन नक्षत्र, नक्षत्र स्ट्रोंगर देन प्लेनेट। ये सब चीजें आप मेरे YouTube पे जाकर, YouTube चैनल पे जाके वहां पर अलग अलग वीडियो डली हुई है हर चीज की, वहां से आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर सिर्फ समझो, नोट डाउन तो आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं नंबर 3, रूल नंबर 3, महादशा लोड स्ट्रोंगर देन भूति, भूति स्ट्रोंगर देन अंतरा। मतलब कि कोई भी महादशा लोड अगर किसी कार्य के लिए एग्री है तभी हम भूति के पास जाएंगे। अगर महादशा लोड ने ही डिनाइल कर दिया तो भूति के पास जाने की जरूरत नहीं है, फिर नेक्स्ट महादशा पे ही हम बात करेंगे। ठीक है सर। अजय जी समझ आई? आवाज तो खोल दो भाई, अब अंदर ही अंदर बोल दोगे। हाँ जी जी गुरु जी समझ आई? सर यानी अगर किसका विवाह देखना है महादशा, अगर महादशा में अगर विवाह ना कर रहा है तो भुक्ति तक जाने की जरूरत नहीं, भुक्ति के पास जी आप सीधा नेक्स्ट महादशा पे जाएंगे। भुक्ति पे हम कभी, देखिए महादशा लोड अगर एग्री कर रहा है उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट होता है कि इस भुक्ति के अंदर ये शादी हो सकती है। उसके बाद हम एक परफेक्ट भुक्ति को पकड़े, उस परफेक्ट भुक्ति को पकड़ के अब देखिए जाएगा कि एक छोटा टाइम पीरियड, भुक्ति तो 1-1.25 साल की होती है, उसके अंदर एक नियर बाई टाइम पहुंचा होगा, उसके लिए फिर हम अंतरा पे जाएंगे। अच्छा जी, अंतरा छोटे टाइम का आ गया हमारा 2-2.5 महीने का, और भी नजदीक जाना है तो फिर हम गोचर पे जाएंगे। वो हमारा एक की पॉइंट टाइम होगा 10-12 दिन का, तो इस टाइम पीरियड में हमारा ये काम हो सकता है। लेकिन अगर महादशा लोड ने अगर ना कर दी तो हम भुक्ति के पास भी जाएंगे। क्या बोल रहे हैं यानी गुरु जी?
हाँ जी, भुक्ति यानी भूति यानी आप महादशा को क्या बोलते हो? महादशा के बाद अंतरा जिसको आप बोलते हैं, हाँ अंतरदशा प्रत्यंतर दशा। अंतरदशा। महादशा लोड स्ट्रॉन्ग मजबूत है अंतरदशा से, और अंतरदशा मजबूत है प्रत्यंतर। प्रत्यंतर जी। अगर महादशा लोड हमारा किसी कार्य के लिए एग्री है तभी हम अंतरा के पास, अंतरारी है जो अंतरा हमारा परफेक्ट होगा तभी हम प्रत्यंतर के पास हैं। जी राइट, ये हमारा रूल नंबर 3 हो गया। जी। अब रूल नंबर 4। गुरुदेव एक इसमें से बताइए कि किसी प्लेनेट की महादशा चल रही है हाँ और वो महादशा जो है डिनाई कर रही है जी इस इवेंट के लिए, जी, लेकिन वो नीचे जो है पीनियस में हमारा सबलॉर्ड एग्री कर रहा है। सर अगर सब लोगों ने एग्री कर दिया तो वो देखिए महादशा में वो प्लेनेट है वो डिनाई कर रहा है। सर देखिए ऐसा है, अगर सब लोगों ने एग्री कर दिया तो इसका मतलब है कि वो महादशा हमारी एग्री है। सब वैल्यू किसकी हुई? सब लोड की। हमारा रूल क्या था कि सब लोड स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र। अगर सब लोड ने एग्री कर दिया, नक्षत्र ने डिनाइल कर दिया तो छोड़ दो, काम हमारा होएगा। नहीं, क्योंकि उसको प्लेनेट की महादशा चल रही है, महादशा डिनाई कर रही है, तो महादशा स्ट्रॉन्गर है। समझे नहीं, महादशा तो स्ट्रॉन्गर है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे देखोगे आप? अब देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे राहु का कोई चल रहा है इस समय पीरियड और राहु की महादशा चल रही है, वो डिनाई कर रहा है। देखिए अभी इसके अंदर शनि की महादशा चल रही है जी ठीक है, हम देखेंगे कैसे? शनि को देखेंगे यहाँ पर, ये शनि है हमारा जी। मतलब ये शनि अगर डिनाई कर रहा है और हमारे अंतरा पे सर, अगर ये शनि डिनाई कर रहा है तो अंतरा पे जाने की जरूरत नहीं है। फिर अच्छा, शनि को हम कैसे देखेंगे? सब लोड से। सब लोड अगर एग्री है तो हम समझेंगे कि हमारे इस शनि की महादशा के अंदर हमारा काम होता है। अब शनि की महादशा के अंदर वो काम किस अंतरा में होगा, वो हम 9 के 9 प्लैनेट को देखेंगे, उनकी स्ट्रेंथ देखेंगे। राइट, मतलब सबलॉर्ड सबसे स्ट्रॉन्गर है। बिल्कुल बिल्कुल, प्लैनेट की कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए कोई भी एक महादशा से भी स्ट्रॉन्ग सबलॉर्ड हो गया। सर महादशा तो सब लोड तभी बनेगी ना जब उस महादशा लोड के स्वामी का सब लोड स्ट्रॉन्ग होगा। महादशा लोड तो तभी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा ना। अब देखिए बड़ा सिंपल सा है कि आप किसी एक ऑफिस के अंदर जाते हैं, ऑफिस के अंदर बॉस, उसके बाद आपके ऑफिस वर्कर होते हैं, उसके बाद आपका फील्ड स्टाफ होता है। अगर फील्ड स्टाफ अपना काम नहीं करके आएगा तो बॉस के पास कुछ नहीं पहुंच पाएगा, और वो जो फील्ड वर्कर है वो काम करके आया, उसने ऑफिस स्टाफ को अपना काम सबमिट किया, जो भी वो करके आए, ऑफिस स्टाफ ने उसको एग्री किया, वो काम वो लेके बॉस के पास गए, तभी जाके एक चैन बनेगी। अगर जो फील्ड वर्कर है वो काम ही नहीं करके आया तो बॉस और फील्ड जो ऑफिस वर्कर है खाली बैठे रहेंगे, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। सेम यही चीज हमारे इसके अंदर है। सबलोड प्लैनेट, सबलोड नक्षत्र और प्लैनेट तीनों आपस में मिलके सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन कौन सी बनती है? जब तीनों की सहमति हो, वो सबसे स्ट्रॉन्ग हमारी एक पोजीशन। अजय जी दिमाग में नहीं आया? कंफ्यूज है? जी गुरु जी। कंफ्यूजन है क्या कुछ? नहीं नहीं, आया कंफ्यूजन होगा गुरु जी पूछ लेंगे एक बार नहीं 10 बार पूछिए। इच्छा नहीं बिल्कुल गुरु जी। छोड़ना, इच्छा नहीं छोड़ना है जब तक हर चीज बिल्कुल क्लियर एकदम माइंड के अंदर नहीं बैठ जाती। और जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। रूल नंबर 4 जी बड़ा सिंपल सा, ये परमात्मा ने है ना इतना सा दिमाग है हमारे पास,
इसको एस्ट्रोलॉजी के लिए यूज नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल यूज नहीं करना। अगर ये इन एस्ट्रोलॉजी में घुसा दिया तो खाऊं कमाऊंगे कहां से? जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वही बोलना है, मतलब सीधी बात, नो बकवास, एकदम पिन पॉइंट क्वेश्चन का पिन पॉइंट आंसर। मेरी शादी कब होगी? उसको ये नहीं तू तो मंगली का है, तेरे तो काल श्राद्ध है, तेरे तो सन की 7.5 है, तेरे तो पितर दोष कर रहे हैं। उसने ये नहीं पूछा मेरी शादी क्यों नहीं होगी, उसने ये पूछा कि मेरी शादी कब होगी। हमने उसको आंसर देना है कि आपकी शादी फला ईयर में, स्टार्टिंग में, मिड में या एंड में कब होगी, बस। एकदम क्लियर कट आंसर। मेरी जॉब कब लगेगी? फला टाइम में लगेगी। वो ये नहीं पूछ रहा है हमारे से क्यों नहीं लग रही, और लगेगी या नहीं लगेगी। कोई जरूरी थोड़ा लग जाएगी, कोई जरूरी थोड़ा है शादी हो जाएगी। बताइए, ऐसे कुआरे 30% लोग बैठे हैं। तो हमने सिर्फ वो चीज देखनी है कि क्या इसकी मैरिज होगी या नहीं होगी, क्या इसकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। अगर लगेगी तो कब लगेगी, इसको बच्चा पैदा हो सकता है या नहीं हो सकता, और हो सकता है तो कब वो संभावना बनेगी। बड़ा सिंपल। तो उसके लिए हमने दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, जो हमें सामने दिख रहा है वही बोलना है। तो यहां तक हमारा था कि कोऑर्डिनेटर कैसे तैयार किए जाएं और हमारे इस सिस्टम के रूल क्या है। उम्मीद है आप सभी को बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया है, पंडित राकेश जी कहाँ है? राकेश जी आज भी गायब हैं क्या? राकेश शर्मा जी, अरे भाई देव उठनी काशी तो कब है? आप आज ही गायब हो गए। जी राकेश जी लेफ्ट हो गए शायद। लेफ्ट हो गए, चलो आ जाएंगे। सर फोर्थ पॉइंट शायद नहीं बताया आपने। फोर्थ पॉइंट बताया सर चल्लू हूँ मैं। जी जी राकेश जी चल्लू है सर। चालू है, ठीक है। समझ आ रहा है हाँ कुछ? जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, कैसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों का से। राकेश जी से इसलिए पूछना पड़ा, भाई हमारे पेट के हैं, बाकी तो दूर दूर रहते हैं, नहीं भी समझ आएगा कौन सा मेरे लट मारना होंगे, ये तो भाका आ जाएंगे। हंसराज जी, रूल नंबर 4 मैंने समझाया आपको, सीधी बात, नो बकवास। ओके ओके सर, ठीक है डन दिमाग डन। बिल्कुल यूज नहीं करना, जो सामने दिख रहा है वही बोलना है। जी सर। जिस पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि यार मुझे लग तो नहीं रहा कि इसके साथ ऐसा हो सकता है, और आपको यहाँ लग रहा है कि होगा, तो वही आपकी प्रेडिक्शन कर। ठीक है दिल से बिल्कुल प्रेडिक्शन करते वक्त दिल से बिल्कुल काम नहीं करना, दिमाग से। ओके सर डन। जो दिमाग क्या कहेगा, जो सामने दिख रहा है उसी को बोलने को कहेगा, घिसाना नहीं है उसको। ठीक है। ऊंच नीच के पापड़े देखने की जरूरत नहीं। तो अब बताइए अगला शुरू करें या अभी ये आपने हजम करना है? इसे नेक्स्ट हम डायरेक्ट एडवांस के ऊपर स्टार्ट हो जाएंगे, प्रेडिक्शन के ऊपर, कि कैसे हम प्रेडिक्शन करते हैं। यहाँ तक का अगर आप लोगों को हजम कर सकते हैं आज, तो हम आगे सर चलेंगे। जो 4 नंबर तो रूल बताया है ना सर आपने, हाँ जी, वो सर दोबारा बताना कि एक कॉल आ गई थी मेरे पास। 3 ही रूल है, चौथा तो सर ने थोड़ा सा नंबर 4 बड़ा सिंपल है, सीधी बात, नो बकवास। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, जो सामने दिख रहा है वही बोलना है। तो आगे करें स्टार्ट। जी 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 सर। आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैरिज। आज का फर्स्ट रूल है हमारा मैरिज, शादी।
मोस्टली सभी लोगों की शादी यहाँ हो चुकी है, जितने लोग भी बैठे हैं सभी को पता है कि शादी है क्या। देखो भरत शास्त्री जी को, तेरे अजय जी को भी लड्डू फूटे। हाँ जी अजय जी, आप ही बता दीजिए। मैंने जी सबसे ज्यादा आपको ही लड्डू फूटे हैं, आप ही बताएंगे। अरे नहीं, हमारे अगले महीने होने वाली इसलिए। अगले महीने तभी जी देखिए शादी क्या है, एक सामाजिक लैंग्वेज में अगर हम देखें, दो विपरीत लिंगियों का आपस में एक पार्टनर समझौता, जिसके गवाह हमारा समाज, हमारे पारिवारिक सदस्य होते हैं, वो उस संबंध के ऊपर, उस पार्टनरशिप के ऊपर अपनी एक स्टैंप लगाते हैं। इसी को हम लोग विवाह बोलते हैं। अब इसी चीज को, ये तो हमारी सामाजिक परिभाषा है। अब इस चीज को हम ज्योतिष के माध्यम से हम कैसे समझें? देखिए हमारा पार्टनरशिप समझौता, वो हम कितने नंबर खाने से देखते हैं। आप अपने माइक ऑन करिए सभी, ऐसे मत बैठिए साइलेंट होकर। मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना किस किस को क्या क्या पता है। 7वें नंबर से सर। 7वां नंबर। यस। और खाना नंबर 7 से पार्टनरशिप तैयार हुई, किसलिए? एक जीवन जिया, सामाजिक जीवन, परिवार बने। परिवार का हमारा खाना नंबर 2। पार्टनरशिप तैयार हुई इसलिए खाना नंबर 2, एक परिवार बनाने के लिए। उसको स्टैंप लगाई हमारे समाज ने, किस लिए? कि इन दोनों विपरीत लिंगियों की जो इनके दिलों की आशाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति हुई। तो इच्छा पूर्ति हमारी खाना नंबर 11। तो ज्योतिषीय रूप से मैरिज हमारी हुई 2, 7, 11, राइट। जहां भी हमें 2, 7, 11 लिखा दिख गया, समझ लो मैरिज होगी। अब देखिए हमारा फर्स्ट रूल था कि किसी भी भाव को उसका 12वां भाव डिस्ट्रॉय कर देता है। सर ये समझना है आप लोगों ने, अभी सिर्फ समझो, उसके बाद वीडियो आपको ग्रुप के ऊपर मिलेंगी सभी तरह की। उन वीडियो को सुनना है, सुन के नोट डाउन करना है। अगर मेहनत मैं कर रहा हूं तो मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं आप इंस्टीट्यूटों में, रूम में जाओगे ना, 6, 7, 8 साल, 10 साल लगाने के बाद भी आप उतने परफेक्ट नहीं बन पाओगे जितने यहाँ 25 से 30 घंटे में बनोगे। इसके लिए मेहनत करनी। जी सर। तो हमारा रूल था किसी भी भाव को उसका 12वां भाव डिस्ट्रॉय कर दो। नंबर 2 का 12वां 1। नंबर 7 का 12वां 6। अजय 10। अगर 12 मैरिज है तो 2, 7, 11 का 12वां हमारा बना 1 से 10। 1 से 10 मतलब कि मैरिज डिस्ट्रॉय, मतलब कि डाइवोर्स। अगर 2, 7, 11 मैरिज है तो 1 से 10 डाइवोर्स है, राइट। अभी सिर्फ समझिए, इनको देखना कैसे है, यूटिलाइज करना कैसे है, वो हम बाद में समझेंगे। अभी सिर्फ कि कौन कौन से नंबर हमारे क्या क्या देते हैं, इस चीज को समझना है। 2, 7, 11 का 12वां 1 से 10 मतलब कि डाइवोर्स। अब जो 2, 7, 11 है मैरिज है, उसका कारक है हमारा वीनस, जुपिटर, सॉरी शुक्र। अभी तक आप लोग मैरिज के 2 कारक लेते चले हैं,
मंगल और जुपिटर, लेकिन यहां पर वीनस। जो कारक होता है, कारक के पास इनडायरेक्टली 2 7 11 इनडायरेक्टली होता है, चाहे वीनस के पास 2 7 11 हो या ना हो, लेकिन आपको वहां पे दिखाई दे या ना दे, लेकिन उसके पास इनडायरेक्टली छुपे रूप से होता है, तभी उसको हम कारक बोलते हैं। लेकिन वो जी जी लेकिन वो कारक भी तभी काम करेगा, उसके अंदर स्ट्रोंगली 1 6 10 नहीं होना। अगर स्ट्रोंगली 1 6 10 है, 2 7 11 नहीं है, तो ऐसा वीनस अपनी वीटो पावर भी यूज नहीं कर पाएगा। इसको उधर टांग दो। जी वेणुगोपाल जी, तो मतलब मैरिज हमारी हुई 2 7 11 और मैरिज का 12वां हुआ 1 6 10, वो हमारा डाइवोर्स का। मैरिज का कारक हमारा वीनस और डाइवोर्स का कारक 1 6 10 प्लस राकेश, राहु केतु शनि, इन तीनों में से कोई भी एक प्लेनेट था उस 1 6 10 के साथ होना चाहिए, तभी डाइवोर्स होगा। अगर राकेश में से कोई भी प्लेनेट साथ में नहीं है तो वो डाइवोर्स नहीं होगा, वो थपड़ा आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, थप्पड़ चट्टू होएगा, मियां अपने घर है, बीबी अपने घर चली जाएगी, लेकिन डाइवोर्स नहीं होएगा। डाइवोर्स तभी होएगा जब राहु केतु शनि में से कोई भी एक प्लेनेट किसी भुक्ति में उनके साथ आ जाएगा, तब जाके वो डाइवोर्स। अगर 1 6 10 में अगर स्वयं का स्वग्रही बैठा हो तो फिर जैसे कि मान लो शनि जैसे शनि की दो राशि है। पंडित जी लगन कुंडली देखनी जी, लगन कुंडली देखनी ही नहीं। अच्छा, मैंने क्या कहा कि आपको ये जितने भी जो वो थे ना सरपंच, सवगरी है, मित्र गई है, शत्रु गई है, ऊंच का है, नीच का है, तिगरी क्या है, मार्गी तो नहीं, बकरी तो नहीं, कुछ नहीं देखना, लगन कुंडली देखनी। अच्छा, हमने सिर्फ ये जो ये नंबर है हमारे, इन नंबरों को ही देखना है, इस लगन कुंडली को देखना ही जी। इस लगन कुंडली को देख देख के परफेक्ट प्रेडिक्शन कोई नहीं। क्या बताया था आपने, जैसे 2 7 11 कारक तत्व तो आपने शुक्र बताया, तो शुक्र के लिए भी कुछ आपने बताया, जरा उसे रिपीट। शुक्र के लिए तो शुक्र तो वैसा है ना, हमारा कारक है ना मैरिज का। हाँ, 2 7 11 था आपने कहा। हाँ, तो शुक्र के पास उससे 2 7 11 सुन नहीं पाया, कुछ और आवाज आ रही थी, एक बार फिर से प्लीज रिपीट कीजिए। मतलब ये है कि अगर शुक्र के पास 2 7 11 नहीं भी है तो हम ये ना समझे कि वो हमारा एग्री नहीं है मैरिज, वो फिर भी एग्री है क्योंकि उसके पास वीटो पावर है जी, इनडायरेक्टली 2 7 11 है। लेकिन अगर शुक्र के पास 1 6 10 स्ट्रोंगली है, 2 7 11 नहीं है, जी, तो शुक्र अपना वीटो पावर भी यूज नहीं कर पाएगा। 1 से 10। हाँ, जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो प्रैक्टिस के लिए चार्ट जब रखेंगे तो उनके अंदर वो चीजें आपको समझ आएंगी। जी, समझ गए सर। कौन सा शुक्र हमारा डिनायल है पूरी तरह कि क्यों वो अपनी वीटो पावर नहीं यूज कर पा रहा। जी, क्योंकि वो इसके माइनस में है, 12वें भाव का स्वामी बना हुआ है। हाँ जी, 12वें भाव का कारक बन गया, इसलिए वो अपना वीटो पावर यूज नहीं कर पा रहा है। नहीं 12वें भाव का कारक नहीं सर, 1 6 10 1 6 10 हुआ ना, 2 7 11 का माइनस हुआ ना, 1 6 10 2 7 11 का 12वां। अगर 1 6 10 स्ट्रोंगली है शुक्र के पास, लेकिन 1 6 10 भी है और साथ में 2 7 11 में से कोई सा भी एक पॉइंट अगर होगा
और किसी लेवल पे भी हो गया, सबलोड पे हो, नक्षत्र पे हो, प्लेनेट पे हो, तो वो वीनस अपनी वीटो पावर काम करता है। जी 2, 7, 11 बिल्कुल नहीं होना चाहिए वीनस के अंदर, 1, 6, 10 स्ट्रोंगली होना चाहिए, तभी वो वीनस हम अपनी वीटो पावर यूज नहीं कर पाएगा। क्योंकि वीटो पावर में यही बोलते हैं कि अगर वो 1% भी उसके अंदर एनर्जी है अपनी वीटो पावर की, तो वो अपना खेल खेल देगा। वीटो पावर का यही तो वैल्यू होती है, कारक जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे थे मैरिज। अब देखिए बहुत सी जगह गुरुदेव इसमें राकेश में हाँ तीनों जी, ग्रहों का होना जरूरी है कि कोई भी तीनों में से कोई राहु भी केतु शनि में से कोई भी आ जाए? कोई भी एक अच्छा ठीक। राकेश में से कोई भी एक, राहु केतु शनि में से कोई भी एक ग्रह होना चाहिए, तभी डाइवोर्स। जी अब देखिए सभी दो आपके सामने बहुत से ऐसे चार्ट आएंगे जहां 2, 7, 11 भी है और मैरिज नहीं हो पाती। नक्षत्र उपनक्षत्र में उसमें राकेश वहां आना चाहिए ना, कहाँ पे? कृष्णा जी ऐसा है, राकेश की भुगती हो या पीएनएस के अंदर सबलोड लेवल पे राकेश, यानी प्लेनेट नक्षत्र सबलोड जो है उसमें सबलोड लेवल पे राहु केतु या शनि है, ऐसे में हम समझेंगे। और वहां पे 1, 6, 10 भी है तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे डाइवोर्स हो सकता है। जी अब देखिए 2, 7, 11 आपको बहुत से ऐसे चार्ट मिलेंगे वहां पर 2, 7, 11 बिल्कुल क्लियर कट है, लेकिन उसके बावजूद भी शादी नहीं हो पा रही। 1, 6, 10 क्लियर कट है, राकेश भी है, लेकिन फिर भी डाइवोर्स नहीं हो पा रहा। 2, 7, 11 है और हमारा जो कारक है वीनस वो भी है, मान लो वीनस की ही मां है, और ऐसे में शादी नहीं हो पा रहा। ठीक है, 2, 7, 11 के साथ जब भी 5, 9 आ जाएगा, 5, 9 सबलोड लेवल पे, सबलोड लेवल पे जब भी 5, 9 आ जाएगा, 5 और 9, तो वो 2, 7, 11 भी अपना काम नहीं कर पाए। सेम वही चीज 1, 6, 10 के साथ भी अगर 5 और 9 आ जाएगा तो डाइवोर्स नहीं हो पाएगा, पंचायतें होती रहेंगी लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाएंगी। जब तक 5, 9 साथ में रहेगा तब तक डाइवोर्स नहीं होगा। मीटिंगें होती रहेंगी, बिचौलिए बैठते रहेंगे, पंचायतें होती रहेंगी, लेकिन डाइवोर्स नहीं हो पाएगा। जहां जिस अंतरा के अंदर जाके 5 और 9 गायब हो जाएगा और 1 से 10 रह जाएगा, वही काम होगा। यहां तक का ही आज हम लेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा में फिर हजम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस विषय पे आप सब नए हैं। जी आचार्य जी। कोई जी बात सर, नहीं, राइट है, सही है। आपका नेट खत्म हो गया, हम यहीं पे डी एंड कर रहे हैं। हमारा नेट बड़े वाला लेके चलो, मेरी क्लासें जब बैठती है ना, मूड बनता है, जब आप लोगों को थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा ना, 4, 4, 5, 5 घंटे पीछा नहीं छोड़ दूंगा। जी गुरुदेव। वाईफाई लगवाओ, बहुत पैसे बाहर जाके। आपकी आवाज बंद है, आवाज बंद है पंडित जी। अभी घर पे है इसलिए वाईफाई नहीं, विद्यालय जाएंगे तो वहां पर वाईफाई है। हाँ, क्योंकि जी शिक्षकों में जाके लाखों रुपए देने पड़ते हैं सुबह भी सीखने के, नेट से लगवा ही सकते हो। जी जी बिल्कुल। तो दूसरी चीज ये है कि 1-2 लोगों का आया था कि कल एकादशी है और सभी ब्राह्मण लोग हैं, कल
शादियों का भी सीजन है, सभी लोगों के पास शादियां होंगी, जी तो उनकी इच्छा थी कि कल की क्लास पोस्टपोन कर दी जाए, जैसा आप लोग जी कहो। वीडियो भेज दीजिएगा आचार्य जी, तो वीडियो देख लेंगे। हाँ जी, वीडियो अगर कोई देखना हो तो 4 वीडियो तो देख ही लिए, अगर अन्य कोई भी वीडियो देखना हो तो भेज सकते हैं। कितने लोगों के पास कल के लिए वो है प्रोग्राम फेरों का? 1-2 लोगों के पास होगा गुरुदेव, ज्यादा लोगों के पास मेरे पास भी है। एक दो लोग नक, होंगे नक, बस। ये जो 1-2 नक्षत्र लोग नाड़ी वाला वीडियो, हाँ जी, हाँ जी। एक दो लोग हैं, उन लोगों के लिए रिकॉर्डिंग डाल देंगे, और जो नहीं है तो वो तो रिकॉर्डिंग तो सब मिलेगी आप लोगों को। नहीं गुरुदेव, क्लास अगर 1-2 लोग हैं तो क्लास तो जारी रखें गुरुदेव, ठीक है, और इनके लिए वीडियो देख लेंगे उनके हम लोग। लिए वीडियो कर दें। ठीक है जनाब। जी सर। कोई नहीं, कल अब ये जो आज हमने जो समझा है, कल इसके अंदर से आप सभी के पास क्वेश्चन होने चाहिए। हर क्लास के बाद अगली क्लास में हर इंसान के पास पूछने के लिए होना चाहिए, तभी मैं समझूंगा कि आप लोगों ने यहाँ कुछ समझा है। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है ना पिछली क्लास से, तो इसका मतलब कि मैंने बिना मतलब के बोल रहा है और आप लोगों ने कान के ऊपर से टाड़ा है। नहीं गुरुजी क्वेश्चन तो होंगे, अभी तो बहुत होंगे, क्योंकि आज पहली क्लास थी इसलिए लोग, देखिए आपके पहली क्वेश्चन क्लास थी। आपके क्वेश्चन होंगे तभी कुछ समझ पाओगे, तभी कुछ सीख पाओगे। अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे आप लोग। क्योंकि आज तो हमारे लिए तो डेमो ही है ये, क्योंकि अभी तक तो नक्षत्राणी में हम प्रवेश किए नहीं है। आप ऐसा है, आप ग्रुप पे शामिल होइए। जी गुरुजी, मुझे आप ऐड कीजिए, जो भी जैसा भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और उसके लिए आपको अपना एक सॉफ्टवेयर आपको लेना पड़ेगा, उसको आप परचेज कर सकते हैं या रेंट पे ले सकते हैं, जैसा आपको इच्छा है। जी रेंट लेंगे तो अच्छा लगेगा, तो समझ आएगा तो बाद में परचेज भी कर सकते हैं। नहीं समझ आएगा, 1000 रुपए की बात है, मेरा वापस कर। जी गुरुजी, जी जी, लेकिन समझने के लिए बिना सॉफ्टवेयर बिल्कुल जी गुरुजी, बिल्कुल। तो जो भी नए लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं वो मुझे मैसेज कर दें, ठीक है जी। कल मिलते हैं आप जी गुरुजी, 8:30 बजे। प्रणाम। और सभी के कल क्वेश्चन होने चाहिए रेडी जी। अब मेरा हाँ जी जी। तो सॉफ्टवेयर गुरुजी कैसे प्राप्त होगा और कितने दिन में प्राप्त होगा? वो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारी वहाँ पे दूंगा। आप लोग संपर्क कर लीजिएगा आचार्य जी से व्हाट्सएप में। जी अपना पूरा परिचय और पता भेज दीजिएगा। जी 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 जी। क्योंकि लंबी क्लास करूंगा तो आप इतना नहीं इसको कंज्यूम कर पाओगे, ये नया विषय है। हाँ, 1-2 क्लास के बाद फिर से क्लास जितनी मर्जी लंबी हो जाए फिर दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में 1-2 क्लास की दिक्कत होगी, उसके बाद नहीं होगी। जहाँ इस चीज को हमने यूटिलाइज करना आप लोगों को एक बार सिखा दिया, जैसे मैरिज का चैप्टर खत्म होगा, उसको यूटिलाइज करना सिखाया जाएगा कि कैसे आपने देखना है। तो उसके बाद अगले विषय तो आप टकाटक पकड़ जाओगे। जी जी जी, ठीक है जी, कल मिलते हैं 8:30 बजे। कैसी बात जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम, नमो नमः गुरु। जय श्री राधे कृष्णा। नमो नमः।